माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से आईआईटी, जेई एंड नीट फाउंडेशन के बच्चों के लिए वीडियो लेकर आया हूं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। तो प्यारे बच्चों, आज हमारा डिस्कशन होगा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड, और फिर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट एक्वस कॉपर सल्फेट, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट यूजिंग रिएक्टिव इलेक्ट्रोड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कई बार बोर्ड के एग्जामिनेशन में आ भी चुका है। इनर्ट इलेक्ट्रोड पर प्यारे बच्चों ये आयन जाएंगे। इनर्ट इलेक्ट्रोड रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता नहीं, क्योंकि उसका नाम ही है इनर्ट है वो। लेकिन जब रिएक्टिव इलेक्ट्रोड करेंगे लेंगे प्यारे बच्चों, तो जो एनोड पर एनायन जाएगा उसका ऑक्सीडेशन नहीं होता, बल्कि खुद एनोड ऑक्सीडाइज हो जाता है। खुद एनोड ऑक्सीडाइज हो जाता है, यही तो सबसे बड़ी खासियत बात है, और इसी को आपको समझना है। यहाँ खुद एनोड ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो देखिए, दोनों इलेक्ट्रोड की बात कर रहा हूँ, इनर्ट इलेक्ट्रोड और रिएक्टिव इलेक्ट्रोड। अब इन दोनों से कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है। तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट समझना है। यही को पलट करके क्वेश्चन पूछता है कि डिफाइन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड, या अगर घुमा के पूछ लिया कि डिफाइन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट यूजिंग रिएक्टिव इलेक्ट्रोड, तब यहाँ पर सोचने की बात आ जाती है। इसलिए इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। देखिए कैसे होता है। हाँ तो प्यारे बच्चों, देखिए पहले तो इनर्ट इलेक्ट्रोड का यूज करके हम इलेक्ट्रोलिसिस बताएंगे। इनर्ट इलेक्ट्रोड प्लेटिनम है, ग्रेफाइट है, ये सब इनर्ट इलेक्ट्रोड की तरह काम करते हैं। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड जैसे प्लेटिनम हुआ, ग्रेफाइट, ये सब इनर्ट इलेक्ट्रोड हैं। तो कॉपर सल्फेट एंड वाटर, क्योंकि एक्वस है तो कॉपर सल्फेट का भी आयनाइजेशन होगा और वाटर का भी आयनाइजेशन होगा। एक कॉपर सल्फेट एंड वाटर आयनाइज एज अंडर। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले कॉपर सल्फेट का आयनाइजेशन दिखा रहा हूँ। कॉपर सल्फेट एक्वस लिखा हुआ है, ये कॉपर आयन में हो जाएगा और सल्फेट आयन में, और ये ऑलमोस्ट कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है। वाटर का आयनाइजेशन स्लो होता है, वीकली आयनाइज होता है। ये वाटर है और रिवर्सिबल है, हाइड्रोजन आयन और प्लस हाइड्रोक्सिल आयन वीकली आयनाइज्ड होता है। अच्छा, अब क्या करेंगे, चूँकि इनर्ट इलेक्ट्रोड तो है ही है। अब जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे, इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे, तो ये कैटायन कैथोड की ओर मूव करेंगे और एनायन एनोड की ओर मूव करेंगे। तो ऑन पासिंग करंट कॉपर आयन एंड हाइड्रोजन आयन दोनों प्लस आयन हैं, दोनों कैटायन है प्यारे बच्चों, दोनों कैटायन हैं, मूव टुवर्ड्स द कैथोड since the discharge potential of copper ion is lower than hydrogen ion. The copper ions are discharged first and hydrogen ion remains in the solution. तो प्यारे बच्चों, मैंने बताया था जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल जितना कम होता है वो उतने जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है, पहले डिस्चार्ज हो जाता है इलेक्ट्रोड पर। तो कैथोड पर दोनों आयन पहुंच जाते हैं, दोनों पॉजिटिव आयन पहुंचते हैं, कॉपर आयन और हाइड्रोजन आयन। लेकिन कॉपर आयन का डिस्चार्ज पोटेंशियल बहुत कम है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के हिसाब से। तो कॉपर आयन सबसे पहले डिस्चार्ज हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन डिस्चार्ज नहीं हो पाता है, वो सॉल्यूशन में रह जाता है। अच्छा, इसी तरह अब एनायन की बात करें तो एनायन में कौन कौन है, सल्फेट है और हाइड्रोक्सिल आयन है। तो सल्फेट आयंस एंड हाइड्रोक्साइड आयंस मूव टुवर्ड्स एनोड सिंस डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इज लेस देन सल्फेट आयन। The hydroxide ions are discharged first and sulfate ion remains in the solution. तो इस तरह से प्यारे बच्चों देखा जाए, यहाँ पर रिएक्शन भी दिखाई जा रहा है। देखिए, कैथोड पर कॉपर आयन आया है और इलेक्ट्रॉन ले लिया है। तो कॉपर आयन पर 2 प्लस चार्ज है, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा कैथोड से और रिड्यूस हो जाएगा कॉपर में। तो इसको हम प्राइमरी चेंज कहते हैं, रिडक्शन हुआ। एंड द कॉपर इज डिपॉजिटेड ऑन द प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। प्लेटिनम मीन्स इनर्ट इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट हो जाता है। अब एनोड की बात करें, क्योंकि इनर्ट इलेक्ट्रोड है तो वहाँ पर रिएक्शन होगा। हाइड्रोक्सिल आयन है और यहाँ पर
4OH माइनस है। तो प्यारे बच्चों 4OH माइनस हमारा 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, 4OH ये प्राइमरी चेंज है, ऑक्सीडेशन हुआ। अब 4OH का रीअरेंजमेंट हो जाएगा, फिर से रिएक्शन हो जाएगा, 2H2O वाटर बनेगा और ऑक्सीजन, एंड दिस इज सेकेंडरी चेंज प्यारे बच्चों, दिस इज सेकेंडरी चेंज। तो O2 इज लिबरेटेड एट एनोड एंड सोल्यूशन कंटेन्स H2SO4। तो प्यारे बच्चों सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन रह गया था और सल्फेट आयन रह गया था। कापर आयन और हाइड्रोजन आयन गए थे, कापर आयन और हाइड्रोजन आयन दोनों कैथोड पर गए थे, तो कापर आयन डिपॉजिट हो गया, हाइड्रोजन आयन रह गया था। उसी तरह से सल्फेट और हाइड्रोक्साइड आयन गए थे, तो हाइड्रोक्साइड आयन डिपॉजिट हो गया, जो है उसका डिस्चार्ज हो गया, सल्फेट आयन रह गया था। तो हाइड्रोजन आयन सल्फेट आयन सॉल्यूशन में रिएक्शन करके सल्फ्यूरिक एसिड बना लिए थे। तो इस तरह से इनर्ट इलेक्ट्रोड्स प्लेटिनम ग्रेफाइट एक्सेट्रा आर नॉट अटैक्ड बाई आयंस एंड दीज डू नॉट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन इन इलेक्ट्रोलिसिस। तो प्यारे बच्चों इनर्ट इलेक्ट्रोड पर किसी प्रकार के आयन का रिएक्शन नहीं होता है जो है, और ये जो है इनर्ट इलेक्ट्रोड किसी प्रकार के रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पर प्रोसेस आपका है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट यूजिंग रिएक्टिव कॉपर इलेक्ट्रोड। यहाँ पर समझने की बात है, सेम वही कॉपर सल्फेट है लेकिन इलेक्ट्रोड बदल गया है। यहाँ पे ये दूसरा प्रोसेस होने जा रहा है इलेक्ट्रोड बदल करके। यहाँ पर इलेक्ट्रोड इनर्ट नहीं है, यहाँ पर इलेक्ट्रोड रिएक्टिव है, रिएक्टिव है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर यही समझना होगा, जहाँ मेन पॉइंट होगा मैं आपको इंटीमेट करूँगा। देखिए कॉपर सल्फेट एंड वाटर आयनाइज एज अंडर, यहाँ तक तो सेम प्रोसेस है जैसे वहाँ हुआ था। तो कॉपर सल्फेट का आयनाइजेशन हुआ, कॉपर आयन और सल्फेट आयन कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है। वाटर जो है वीकली आयनाइज होता है इनटू हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइड आयन, सेम प्रोसेस हुआ, अभी तक कोई अंतर नहीं दिख रहा है। अच्छा अब करंट पास कराएंगे तो जितने पॉजिटिव आयन हैं यानी कैटायन कैथोड की ओर माइग्रेट करेंगे, जितने निगेटिव आयन मीन्स एनायन वो एनोड की ओर माइग्रेट करेंगे। अब देखते हैं होता क्या है, क्योंकि रिएक्टिव इलेक्ट्रोड है। तो ऑन पासिंग करंट कॉपर प्लस आयन एंड हाइड्रोजन प्लस आयंस मूव टुवर्ड्स कैथोड एंड हाइड्रोक्सिल आयंस एंड सल्फेट आयंस मूव टुवर्ड्स एनोड। ठीक है, अब कैथोड पर क्या होता है प्यारे बच्चों, डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ कॉपर आयन इज लेस देन द हाइड्रोजन आयन, द कॉपर आयन इज डिस्चार्ज फर्स्ट एंड हाइड्रोजन आयन रिमेन्स इन द सॉल्यूशन। ये तो सिमिलरिटी है, यहाँ तक तो कैथोड की सिमिलरिटी है। कॉपर आयन गया कैथोड पर, 2 इलेक्ट्रॉन लिया कैथोड से और रिड्यूस हो गया, एंड दिस इज कॉल्ड प्राइमरी चेंज थ्रू रिडक्शन। अच्छा अब एनोड पर मामला गड़बड़ होगा, यहीं से आपको समझने की जरूरत है प्यारे बच्चों। यहाँ पर चूंकि रिएक्टिव एनोड है, रिएक्टिव इलेक्ट्रोड है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको चेंजिंग मिलेगी। अनलाइक इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड द प्लेटिनम और ग्रेफाइट, नो आयंस आर लिबरेटेड हियर बिकॉज हियर कॉपर इलेक्ट्रोड इज रिएक्टिव। जिस तरह से एनोड पर जब इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज करते थे तो आयन वहाँ लिबरेट होते थे, लेकिन यहाँ पर लिबरेट नहीं होंगे। यहाँ पर कोई आयन लिबरेट नहीं होगा, क्योंकि कॉपर इलेक्ट्रोड यहाँ पर कैसा है प्यारे बच्चों, खुद रिएक्टिव है। इलेक्ट्रोड खुद रिएक्टिव है, इनर्ट नहीं है। बस यहाँ से देखिए, इनर्ट वाले में वहाँ आयन लिबरेट हो जाता था, क्योंकि इनर्ट पार्टिसिपेट करता नहीं था, तो एनायन जाता था, जैसे OH गया था तो वाटर बना लिया था, ऑक्सीजन बना लिया था, है ना, इनर्ट इलेक्ट्रोड भी। लेकिन यहाँ पर प्यारे बच्चों, यहाँ पर आयन लिबरेट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि कॉपर इलेक्ट्रोड खुद रिएक्टिव है। रिएक्टिव इलेक्ट्रोड आपने यूज किया है। अब देखिए कैसे होता है तब फिर, तो कॉपर इलेक्ट्रोड खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। देखिए इंस्टीड एनोड कॉपर अंडरगोज ऑक्सीडेशन एंड लूजेज इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म कॉपर आयन। तो कॉपर का जो एनोड बना है प्यारे बच्चों, उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है और वह कॉपर आयन के रूप में बदल करके सॉल्यूशन में चला जाता है, गो इनटू सॉल्यूशन। दिस इज ड्यू टू द रीजन दैट कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोक्सिल आयन। हाइड्रोक्साइड आयन से कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है, तो सल्फेट आयन एंड इजिली ऑक्सीडाइज टू कॉपर। इस तरह से सल्फेट आयन एंड इजिली ऑक्सीडाइज टू कॉपर। देखिए कॉपर आयन है, कॉपर आयन का रिएक्टिव इलेक्ट्रोड है, कॉपर आयन का रिएक्टिव इलेक्ट्रोड है। इलेक्ट्रॉन दे करके, 2 इलेक्ट्रॉन दे करके ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, प्राइमरी चेंज,
ये हो गया। अब ये कापर आयन चला जाएगा सोल्यूशन में। द नेट रिजल्ट ऑफ द इलेक्ट्रोलिसिस इज दैट कापर इज डिपॉजिटेड एट द कैथोड फ्रॉम द सोल्यूशन and an equivalent amount of copper from the copper ion from the anode dissolve into the solution from the copper ion to form a copper ion। जितना कापर आयन डिपॉजिट हुआ कैथोड पर उतना ही सेम मात्रा में कापर आयन सॉल्यूशन में आ जाता है। कापर आयन सॉल्यूशन में आ जाता है एनोड से। जितना कैथोड पर कापर डिपॉजिट हुआ उतना एनोड से कापर आयन सॉल्यूशन में आ जाता है। और इसी प्रिंसिपल प्यारे बच्चों, इसी प्रिंसिपल पर, इसी बेसिस पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस किया जाता है। किसी मेटल पर दूसरे मेटल का लेयर चढ़ाया जाता है। दिस प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इज वाइडली यूज्ड इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल्स सच लेड, कापर, सिल्वर, इन सब का प्यूरिफिकेशन होता है मेटलर्जी में। द इम्प्योर मेटल इज मेड एनोड, जितने इम्प्योर मेटल होते हैं उसका एनोड बना दिया जाता है। दैट डिजॉल्व इन ऑन पासिंग करेंट एंड प्योर मेटल्स आर मेड कैथोड ऑफ द सेम मेटल। उसी मेटल का इम्प्योर पार्ट एनोड बना दिया जाता है, उसी मेटल का प्योर पार्ट कैथोड बना दिया जाता है। इस तरह से प्योरिफिकेशन हो जाता है। अब क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन की बात आई जो आईआईटी जेई में नीट में क्वेश्चंस आए हैं उसको मैंने कलेक्ट किया है। व्हेन जिंक रॉड इज सस्पेंडेड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, तो क्या होता है प्यारे बच्चों, जिंक रॉड, जिंक के छड़ को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में हम डुबो देते हैं, डाल देते हैं। तो प्यारे बच्चों क्या होता है ये देखिए। अब आप समझ गए होंगे कि जिंक है और कॉपर सल्फेट है, तो जिंक भाई सबसे रिएक्टिव है, यानी कॉपर से रिएक्टिव है। जाहिर सी बात है जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। तो घटना क्या होती है पहले देखिए। द टेम्परेचर राइजेज, द टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन फॉल्स, द टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन रिमेन्स अनचेंज, द कॉपर इज डिपॉजिटेड ऑन द जिंक रॉड देयर बाय इंक्रीजिंग इट्स वेट। ऐसा कुछ नहीं, पहला आंसर आपका सही है। द टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन राइजेज, क्योंकि प्यारे बच्चों जितने रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं वो क्या होता है, एक्सोथर्मिक। आप नोट कर लीजिए कलम लेकर कापी पर। जितने रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं वे कैसे होते हैं, एक्सोथर्मिक। जी हाँ, एक्सोथर्मिक। तो जाहिर सी बात है जब आपने जिंक की छड़ डाल दिया कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में तो टेम्परेचर बढ़ेगा। तो टेम्परेचर राइजेज, आपका ऑप्शन सही ए सही होता है। द टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन राइजेज, द टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेज। तो सही आंसर है द टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेज राइजेज बिकॉज रिडॉक्स रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग में नॉट बी प्रेजेंट इन ऑल द गैल्वानिक सेल। गैल्वानिक सेल में कौन ऐसी चीज़, कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी गैल्वानिक सेल में वही रहे। हालांकि गैल्वानिक सेल में ये चारों हैं, रहते हैं, लेकिन एक ऐसा पार्ट कौन है कि कुछ गैल्वानिक सेल में नहीं रहता है। जैसे इलेक्ट्रोलाइट तो सभी गैल्वानिक सेल में रहते हैं प्यारे बच्चों। कैथोड भी रहता है सभी गैल्वानिक सेल में। एनोड भी सभी गैल्वानिक सेल में रहता है। लेकिन ये साल्ट ब्रिज नहीं रहता सभी गैल्वानिक सेल में। कई टाइप के गैल्वानिक सेल रहते हैं। तो इस तरह से आपका ऑप्शन प्यारे बच्चों डी सही है। आपका ऑप्शन सी सही है, अरे सॉरी डी सही है। साल्ट ब्रिज, कोई ज़रूरी नहीं है कि साल्ट ब्रिज सभी गैल्वानिक सेल में रहे। तो आपका सही आंसर है डी। अगला लास्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर ए गैल्वानिक सेल। एक गैल्वानिक सेल के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है। रिडक्शन अकर्स एट कैथोड, ये तो सही है। ऑक्सीडेशन अकर्स एट एनोड, ये भी सही है। इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम एनोड टू कैथोड, ये भी सही है। ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो सभी स्टेटमेंट सही है। इसका मतलब आपका डी सही है। ऑप्शन आपका डी, सारे स्टेटमेंट सही हैं तो ऑल द स्टेटमेंट आर करेक्ट, डी सही है। इस तरह से प्यारे बच्चों ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब कर देना, शेयर करना। थैंक यू।